हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके बनाया गया है ताकि जो है परीक्षा के लिए आखिर के जो है 7 दिनों में जो 6 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, उसमें आपको ये वीडियो से फ़ायदा हो, इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, आज का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आज के जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, हम आपके लिए इसी प्रकार से नए वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विकास के किस क्षेत्र का संबंध जो है बौद्धिक सामर्थ्य जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, रचना, कुछ नया क्रिएट करना, इससे संबंधित है। देखिए, संवेगात्मक क्षेत्र से संबंधित है, सामाजिक क्षेत्र से, संज्ञानात्मक क्षेत्र और शारीरिक क्षेत्र। देखिए यहाँ पे बोल रहा है बौद्धिक सामर्थ्य जो है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित क्षेत्र। जो मानसिक जो है, इस जहाँ इसका क्षमता बौद्धिक सामर्थ्य मतलब मानसिक क्षमता से है, मानसिक क्षमता। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ठीक है। तो देखिए मानसिक क्षमता से संबंधित है, तो जैसे इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बालक जो है अमूर्त तर्क देता है, ठीक, कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? तो यहाँ पे जो है सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, या जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या फिर अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, कोलबर्ग ने जो सिद्धांत यहाँ पे जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की बात कर रहा है। और कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार जो है इन्होंने 3 स्टेजेस डिफाइन किया था, जिसमें प्री कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल है। याद रखिएगा 3 है। तो ये जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, इसके अंतर्गत जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटल स्टेज आती है, जिसमें कहते हैं सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। याद रखिएगा 3rd स्टेज है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो भी रूल्स जो सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, समाज के लिए बनाए जाते हैं, अगर उनमें कोई कमी रह जाती है, अगर उनको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है एक वक्त के बाद कि इसमें इस रूल्स में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, तो वो उस सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस रूल्स को भी बदला जा सकता है, यही कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि जो है समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो कानून बदलने की बात कर रहा है, लेकिन आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से इसे बदला जा सकता है। तो ये जो है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो देखिए ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का जो है क्या होता है। अंतर्मुखी का मतलब होता है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, और बहिर्मुखी का मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, और उभयमुखी का मतलब होता है एम्बीवर्ट पर्सनालिटी। अंतर्मुखी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है। इंट्रोवर्ट वही होता है जो अकेले रहना पसंद करता है, हर वक्त चुपचाप रहता है, शांत रहता है, ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, कम बोलता है, शर्मीले होते हैं, वह हर चीज़ में एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं, ऐसी जो पर्सनालिटी होती है, वो अंतर्मुखी जो है व्यक्तित्व की होती है। वहीं पे बहिर्मुखी जो होती है, इसके जस्ट अपोजिट। बहिर्मुखी मतलब खुले विचारों वाला होता है, मस्ती खोर होता है, शर्माते नहीं है, खूब बोलते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करते कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, जरा सा कोई चीज़ घटित हो गई तो एकदम से परेशान नहीं होते। ये व्यक्तित्व जो कहलाता है ये बहिर्मुखी होता है, जैसे इंग्लिश में कहें तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अब उभयमुखी जो पर्सनालिटी होता है एम्बीवर्ट, उसमें जो है ये दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो ये जो थ्योरी दिया था, ये जो वर्गीकरण किया था, इन्होंने युंग ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? याद रखिएगा, बच्चों की अंतः क्रियाओं को उन्होंने जो है विकास का मूल आधार माना है। तो ये किसने माना है? तो देखिए अंतः क्रिया का मतलब है कि बच्चों की अंतः क्रिया, देखिए कोलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक, पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत,
ठीक है। तो अब यहाँ पे वाइगोस्की ने जो दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यहाँ पे जो है बच्चे के विकास में इन्होंने समाज और संस्कृति के परस्पर अंतःक्रिया को ही महत्वपूर्ण माना था। तो ये आंसर यहाँ पे हो गया। क्वेश्चंस को लिंक करने का प्रयास करिए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने ये गलत किया होगा। अगर आपने सही किया है तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही है, आपके बिल्कुल मार्क्स अच्छे आने की उम्मीद हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से क्या कदम उठाएंगे? तो देखिए यहाँ पे बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना है, तो देखिए बालक को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, या फिर बालक को जो है सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, सामाजिक जो आदर्श वाले व्यक्ति होते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, कुछ जो है ऐसे क्रियाकलाप कराएंगे, जैसे एक दूसरे से हाथ मिलाना, कुछ देर एक दूसरे से बात करना, है ना, एक दूसरे के साथ टिफ़िन शेयर करना, खाना शेयर करना, है ना, इस तरीके के जो है आदर्श स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे कि ठीक है। तो ये देखिए सभी आंसर यहाँ समाजीकरण के लिए जो है फ़ायदा पहुँचाएंगे, तो यहाँ पे सभी आंसर डी यहाँ पे सही होंगे। सभी लोगों ने जो है इसका आंसर सही दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासात्मक कार्यों की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया था? विकासात्मक कार्य का मतलब होता है डेवलपमेंटल टास्क, याद रखिएगा, डेवलपमेंटल टास्क से जो है संबंध है, या फिर कह लीजिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ये सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? हैविंग हर्स्ट है, या पियाजे है, कोलबर्ग है और अल्फ्रेड बिने है। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर है, जिन्होंने जो है ऑप्शन ए लॉक किया वो सभी सही हैं। विकासात्मक कार्यों का सिद्धांत जो है हैविंग हर्स्ट ने दिया था। इनका मानना था कि जो व्यक्ति जो है डेवलप जो होता है, डेवलपमेंट होता है, एक एक जो है एक हर स्टेजेस में होता है। जैसे पहला स्टेज है प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज होता है, फिर आता है इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज जिसे कहते हैं 0 से 2 वर्ष, फिर अगला आता है अर्ली चाइल्डहुड, फिर नेक्स्ट आता है लेटर चाइल्डहुड। तो इन सब की जो है अपनी अपनी खूबियां हैं, इसी को जो है इन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? देखिए संज्ञानात्मक अवस्था की बात कर रहा है, संज्ञानात्मक क्षमता की बात कर रहा है, मतलब बौद्धिक क्षमता की बात कर रहा है, मानसिक क्षमता की बात कर रहा है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था पियाजे ने। तो पियाजे की 4 अवस्थाओं में से ये दूसरी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखिएगा। ये दूसरी, पहली अवस्था क्या है? सेंसोरी मोटर, दूसरी है प्री कन्वेंशनल लेवल, तीसरी है जो है मूर्त जो है कॉन्क्रीट जो है जिसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल जो है उसे कह सकते हैं, या फिर जो है अगला जो है अमूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था आखिरी वाली। तो यहाँ पे जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर होगा बी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। ठीक है, अपने परिवेश में चीज़ों को बनाने या पहचानने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो बालक होते हैं, ठीक है, इस अवस्था में बालक क्या होते हैं कि अपने जो है परिवेश में चीज़ों को पहचानने बनाने लगते हैं, नई नई सूचनाओं को ग्रहण करने लगते हैं। तो यही इसका सही आंसर है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। मतलब जो उसको दिख रहा है, जो सामने है, उस चीज़ को समझने और जो है समझने और बताने लगते हैं। ठीक है, नई सूचनाओं को ग्रहण भी करने लगते हैं। अमूर्त सोच वाली क्षमता जो होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4th स्टेज है, दूसरे का नजरिया लेने के स्टेज या परिकल्पना जो है निगमनात्मक सोच की क्षमता। यहाँ पे जो है आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अभिकथन है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं, और इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका बनता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है दोनों चीज़ें सही हैं, और दोनों चीज़ें सही हैं, और दोनों जो है एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही हैं। क्योंकि रियलिटी शो अक्सर देखिए बच्चे जो है रियलिटी शो में जिस तरीके के डांस होते हैं, आप देखिए टीवी शो हो गया या फिर जो है टिकटॉक के वीडियोस हो गए, बच्चे उसी तरीके के हरकतें करने लगते हैं। दिन भर जो है वो गाने जो शॉर्ट्स के माध्यम से बजते हैं यूट्यूब में, वो भी बच्चे आजकल गाने लगते हैं। तो उनसे जो है कहीं ना कहीं बच्चे का जो है समाजीकरण प्रभावित होता है, उन्हीं को वो हरकत जो है कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे ए आंसर सही होगा, दोनों सही हैं, और आर जो है ए की व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी का मतलब है जिसका IQ जो है 120 प्लस है, और ये वो विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ाई में अव्वल होते हैं, नया कुछ क्रिएट करने की क्षमता होती है, बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बहुत ही सरल और आसान इनसे प्रश्न पूछने चाहिए, हमें ये करना चाहिए।
या फिर उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कुछ क्रिएटिव माइंडेड वाले बच्चे हैं, तो जिनको जो है कुछ चुनौतीपूर्ण करेंगे, कुछ अच्छा जो बड़ा कार्य सौंपेंगे तभी तो वो बेहतर कर पाएंगे, है ना। या फिर जानकारी को समझने के अतिरिक्त उनको समय देना चाहिए, या उन्हें सफलता की कम उम्मीदें रखें। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनका IQ 120 प्लस है, उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए नहीं करना चाहिए, वो भी सामाजिक व्यवहार की बात नहीं कर रहा है, असामाजिक व्यवहार जैसे गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़े करना, है ना, एक दूसरे के साथ बदतमीजी करना, एक दूसरे के साथ मारपीट करना, है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत असामाजिक व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते, कहीं दूसरे को थूक देते हैं, या किसी को कंकड़ पत्थर मार देते हैं, किसी घर में कुछ कर दिया। तो इस तरीके के व्यवहार नहीं, इसको सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि ये उसका साथ ना दे, ये बिल्कुल नहीं करना। इससे और बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे और एग्रेसिव हो जाएंगे और जो है आपकी बात नहीं सुनेंगे। विद्यार्थियों में समस्या पर विचार करना चाहिए, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना चाहिए, या उसको परामर्शदाता के पास भेजना चाहिए, किसी साइकियाट्रिस्ट की बात भेजना चाहिए, इसका जवाब हो सकता है। या फिर जो है मतलब किसी परामर्शदाता, साइकियाट्रिस्ट हो गया, किस जैसी असामाजिक व्यवहार की हरकत है, या टीचर के पास भेजिए, या जिसकी बात मानता हो उसके पास भेजना चाहिए, उसके परिवार के सदस्य से बात करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो है आंसर ए। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल गलत होगा। हमें जो है इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी बच्चे के साथ अपनाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन जो है, शिक्षकों को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम सीखने के लिए विविध अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तर्क यह है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। देखिए शिक्षकों को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम जो है सीखने के, अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब ऐसा अधिगम जो बच्चे समझ सकें, जिसका कोई मीनिंग हो, ठीक है, मीनिंगफुल हो, तो वो अर्थपूर्ण अधिगम कहलाता है। तो सीखने के लिए विविध अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, तो ये तो बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। सभी बच्चों के सीखने की क्षमता होती है, इसलिए ये ऐसा उपलब्ध कराना चाहिए। अगर सीखने की क्षमता नहीं होता तो ये जो है अवसर उपलब्ध कराने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ये इसकी व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। तो यहाँ पे सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं से संबंध नहीं है, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक जो है सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट जो है पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, या संगीत की आवश्यकता। तो यहाँ सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो है चीज़ें नहीं हैं, वो यही है आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पे संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बच्ची जो है फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना और छलांग मारना सीख जाती है। तो यहां पे बच्ची जो है ये फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना सीख जाती है, छलांग मारना सीख जाती है। ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है। शीर्षगामी, परिवर्तनीयता, समीप दूराभिमुखी और साम्य उदाहरण। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो समीप दूराभिमुखी है यहाँ पे सही आंसर होगा। इसको इंग्लिश में कहें तो प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। यहाँ पे जो विकास होता है वो मध्य भाग से बाहर की ओर होता है ना। इसमें मतलब कह सकते हैं कि सबसे पहले शरीर की रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर भुजाएं बनती हैं, फिर हाथ बनता है, हाथ की उंगली बनती है, ऐसे ऐसे करके जो है पूरा शरीर डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, ये स्थिति कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, स्वयं ही। तो ये मध्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। किस चीज़ का, तो यहाँ पे देखिए स्वयं ही कार्य हो रहा है तनाव उत्पन्न, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा और अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए ये कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे जो है अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। बस ये पॉइंट आप समझ गए। मतलब कह रहा है कि ये जो है थॉर्नडाइक का नियम है। अब ये थॉर्नडाइक ने जो दिया था, कौन सा नियम दिया था, सीखने का नियम दिया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम के अंतर्गत इन्होंने जो डिफाइन किया था सीखने को, उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति तत्परता के साथ सीख सकता है, मतलब तत्परता के साथ सीख सकता है, या फिर अभ्यास के साथ सीख सकता है,
और या फिर जो है अभ्यास के अलावा जो है किसी के प्रभाव में आके सीख सकता है। तो यहाँ के जो है तत्परता हो गया, मतलब अभिप्रेरणा, ये सभी अभिप्रेरणा ही है, मोटिवेशन है। अब इसको ये सब चीज़ें कुछ प्रभाव, मोटिवेशन बाहर से मिल रहा है, डेली अभ्यास कर रहा है, मोटिवेशन उसको आंतरिक मिल रहा है, मोटिवेशन तत्परता के साथ सीखने का, रुचि के साथ सीख रहा है तो वो भी मोटिवेशन का है। तो यहाँ पे मोटिवेशन से उत्पन्न क्रियाशीलता से सीखने के लिए उत्तरदायी ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सभी लोगों को ये पता होगा। तो मनोसामाजिक जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था? ये दिया था एरिक एरिक्सन ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थी को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना होगा? आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए उसे क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य समाप्त कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे, मतलब 5 स्टार जो है उनको कॉपी में मिला करेगा। तो ये तो बाहर से प्रेरणा दे रहा है। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है और आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, इस चीज़ को देखेंगे। या फिर इस पर जो है काम करना कितने मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से जो है क्या क्या सीख सकते हैं। तो ये मोटिवेशन जो है उसको आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा इसका सही होगा। ठीक है, और खेल में सत्र खेलने के नहीं जाने दूंगे, तो ये भी बाहर से हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो है सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जेंडर भूमिकाएं हैं, ये क्या है जेंडर भूमिकाएं? तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो ये अधिग्रहित व्यवहार है, याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। जेंडर जो है सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका है जो समाज के द्वारा अधिग्रहित किया गया है, तो अधिग्रहित व्यवहार कहलाता है। कंफ्यूज करेगा बहुत लोगों को, इसके आंसर जो है इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की जो है सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, या क्योंकि विद्यालय जो है आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है और छात्रों को सुविधा मिलती है, या फिर क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा के अंकों के आधार पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, तो ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला जो भी ऑप्शन आए वो हमेशा काट दीजिए। मूल्यांकन केवल वर्ष में केवल एक बार हो तो ये भी काट लीजिए। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की जो है सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे बच्चे का जो है सतत मूल्यांकन भी होता है, यहाँ पे व्यापक मूल्यांकन भी होता है, सर्वांगीण विकास होता है मूल्यांकन के माध्यम से। बच्चे की जो है कमियों को खोजने का प्रयास किया जाता है, किस चीज़ में कमी है, बच्चा किस चीज़ में बेहतर कर सकता है, उस चीज़ को जानने का प्रयास किया जाता है। उसके गुणों को जो है उसके पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाता है, ताकि जो है उसके पेरेंट्स भी उसके गुणों पर बेहतर कर सकें। तो याद रखिएगा, मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक बैठता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक टीचर को चाहिए कि वो शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करे, मतलब मानसिक क्षमताओं का विकास करे, बौद्धिक क्षमता का विकास करे, चिंतन का विकास करे, इस तरीके का विकास पर ध्यान दे। केवल यहाँ पे बोल रहा है केवल। अब देखिए यहाँ एक की पॉइंट टैग वर्ड होता है, केवल जहां वर्ड आ जाए और क्वेश्चन का प्रकृति है कि कुछ पॉजिटिव चाह रहा है, टीचर हमेशा यहाँ पे कुछ आंसर पॉजिटिव में चाह रहा है, कुछ अच्छा चाह रहा है, और यहाँ पे केवल संज्ञानात्मक का बात हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत कर दो तुरंत। शिक्षण जो है अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना, या फिर सीधे निर्देश की विधि द्वारा जो है शिक्षण को करें, तो यहाँ सीधे बात हो गई, फिर से निर्देश की विधि करना। यहाँ पे प्रतिस्पर्धी की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर देना, तो ये भी एक कीवर्ड जो है बहुत फोकस करिए। तो यहाँ पे आंसर बी बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स जो है किससे संबंधित है? देखिए, अनुकूलन चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और स्मृति आधारित चिंतन। तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ द बॉक्स, कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि यार कम से कम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें आउट ऑफ द बॉक्स देना पड़ेगा। तो आउट ऑफ द बॉक्स मतलब है कि किसी एक प्रॉब्लम, जो मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का कई सॉल्यूशन ढूंढना ही आउट ऑफ द बॉक्स कहलाता है। मतलब बॉक्स से बाहर निकल करके जो है सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास करो, थोड़ा सा अपने सोच को विस्तृत करो, बहुत दूर तक सोचो। आउट ऑफ द बॉक्स, दूर बॉक्स के बाहर निकलो यार, कम से कम
थोड़ा सा इसी सिनेरियो पे देख करके मत दो। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसे कहते हैं अपसारी चिंतन, इंग्लिश में इसे कहते हैं अपसारी चिंतन हिंदी में, ठीक है। और अभिसारी चिंतन का मतलब है कि किसी प्रॉब्लम का केवल एक सोल्यूशन ढूंढना, ठीक है, ये अभिसारी चिंतन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। सृजनशील बालक का गुण नहीं है। सृजनशील बालक वो बालक होता है जो कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता रखता है। ये एक तरीके से हम कह लें तो प्रतिभाशाली बालक जो है सृजनशील बालक कहलाता है, जिसका IQ 120 प्लस के अप्रॉक्स होता है आसपास, ठीक है। तो इसका गुण नहीं है, वो है विचारों की स्वतंत्रता। भाई देखिए, जो सृजनशील होगा, जो कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता होगा, उसके विचारों की स्वतंत्रता आपको देनी पड़ेगी। वो स्वतंत्र विचारों से सोचता है, स्वतंत्र विचारों से अपने कार्य को इंप्लीमेंट करता है, करने की कोशिश करता है। तो ये तो यहाँ पे गुण उसका है। किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से न लेना, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। देखिए, सृजनशील जो बालक होगा हर घटना को गंभीरता से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है गंभीरता से न ले, या दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना। दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना ऑप्शन यहाँ पे सी बहुत लोगों ने लॉक किया होगा, लेकिन नहीं। दमन का मतलब होता है कि देखिए, जो सृजनशील बालक होते हैं वो अपना स्वयं की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, स्वयं के विचारों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में बार बार उनको आप टोकेंगे, रोकेंगे, तो वो आपकी बातों का दमन करने लगेंगे। तो यहाँ पे है नवीनता और जटिलता में अभिरुचि, हमेशा जो है कुछ नया क्रिएट करने में, कुछ कठिन चीज़ों में जो है हमेशा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 22 का जो है बी आंसर होगा, ये गुण नहीं है इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युग्म को सुमेलित करना है, तो देखिए कौन सा सही है। शैशवावस्था का क्या मतलब है, तो प्रतियोगिता की भावना का विकास। यहाँ पे ये आंसर होगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है, ये समाजीकरण की जटिल अवस्था कहलाती है, किशोरावस्था, ठीक है। तो ये किशोरावस्था जो है 7 से 12 वर्ष से अधिक की अवस्था कहलाती है आमतौर पर। ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था होती है, जहाँ पे बच्चे जो है हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं बच्चों में। तो समाजीकरण की जटिल अवस्था कहलाती है। यहाँ पे बच्चे जो है बहुत जल्दी आपका कहना नहीं मानते, आपकी बातों को बहुत जल्दी नकार देते हैं, आपको बातों को बहुत जल्दी काट देते हैं, बात बात पे झगड़ा करने लगते हैं। तो यही अवस्था इसकी जटिल अवस्था कहलाती है। जैसे जैसे जो है समाजीकरण जो है चलता रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे उसको और भी जो है उसकी सूझबूझ समझ और बेहतर होगी, और नैतिक विकास के जो है कुछ स्टेजेस क्लियर करते ही जो है वो चीज़ों को समझने लगेगा, नैतिक विकास भी उसके अंदर जागृत होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत हैं, ठीक है। अति तीव्र जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है ये भी जो है किशोरावस्था की जो है अवस्था कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। संप्रेषण संबंधी अक्षमता कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन, जब दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करें और कम्युनिकेट ना कर पाएं, एक दूसरे से क्वेश्चन ना पूछ पाएं, क्वेश्चन से बात करने में हिचकिचाहट हो, तो ऐसी सिचुएशन को जो कहते हैं, अक्षमता को कहते हैं डिस्फेसिया। याद रखिएगा, डिस्कैल्कुलिया में जो है कैलकुलेशन संबंधी जो है दिक्कत होती है, जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, उसको जो है कहो कि एक सेब का 4 फांकी काट के लेके आओ, तो उसे दिक्कत होगी, उसे काट नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि कितनी फांकी काटनी है, कैसे काटनी है, सब चीज़ें। डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया में जो है बच्चे को जो है लेखन संबंधी जो है पठन संबंधी विकार होता है, ठीक है, याद रखिए। डिस्ग्राफिया में बच्चे के अंदर जो है लेखन संबंधी विकार होगा, तो वो शब्दों को लिख नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो संप्रेषण संबंधी अक्षमता है वो डिस्फेसिया कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, जो संबंध जो है स्किनर का चूहों से है, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, वही संबंध जो है कोहलर का था किससे। अब देखिए, जो स्किनर हैं या थॉर्नडाइक हैं या कोहलर ने जो सिद्धांत दिए थे, इन्होंने इस सिद्धांत के लिए कई टेस्ट किए थे। इन टेस्टों को उन्होंने जो है जानवरों पर किए। तो देखिए, स्किनर ने चूहों पर किया, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर किया, तो कोहलर ने जो किया था वो चिंपैंजी या बंदरों पे कह लीजिए। तो याद रखिएगा, बंदर के साथ साथ चिंपैंजी भी रख लीजिएगा, चिंपैंजी, इस पर भी इन्होंने टेस्ट किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कुत्तों पे भी किसने टेस्ट किया था, तो ये कुत्तों पर टेस्ट किया था पावलोव ने कुत्तों पर भी टेस्ट किया था। तो ये चीज़ को भी याद रखना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। अब देखिए, कक्षा में जो है प्रस्तावना प्रश्न पूछना जो है ये आधारित है। आंसर इसका जो सही होगा वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। याद रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना जो है ये आधारित है। ये बिल्कुल रट लीजिए क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो देखिए, ये अधिकार जो है
ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल में रोका नहीं जाएगा, ना ही निष्कासित किया जाएगा, मतलब बाहर नहीं निकाला जाएगा, है ना, याद रखिएगा। और अच्छा, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ, तो ये 2009 शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट जो है 2009 की विशेषता को दर्शाता है। तो 6 से 14 वर्ष इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम निम्नलिखित में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? चिंतन की एक विशेषता नहीं, चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, या फिर जो है चिंतन तर्क प्रधान होता है, या फिर चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। तो बिल्कुल भी गलत बात है। यहाँ पे आंसर जो है ये यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब ये विशेषता नहीं है। चिंतन के लिए जो है किसी चीज़ के लिए, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना बहुत ज़रूरी है, किसी कार्य का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप चिंतन करेंगे, तभी तो आप किसी कार्य के क्षेत्र में सोचेंगे। आपसे अगर मैंने ये कहा कि ये बनाना है, तो ये समस्या होना चाहिए, ये बनाना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन होना चाहिए समस्या का होना। समस्या का मतलब है किसी कार्य का होना जरूरी है। तो चिंतन के लिए किसी कार्य का होना आवश्यक नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी गलत हो जाता है। यहाँ पे किसी कार्य का होना आवश्यक है या समस्या का होना भी आवश्यक है। ठीक है, कल्पना से अधिक चेतना होता है, तो ये आंसर भी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल गलत है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बच्चों की डैश 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 की योग्यता का आकलन करते हैं। तो यहाँ पे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ये सही उत्तर की व्याख्या करने का आकलन करते हैं, या सही उत्तर की पहचान का आकलन करते हैं, या फिर सही उत्तर का निर्माण करने का आकलन करते हैं, या सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने का आकलन करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन डी लॉक किया वो सभी सही होंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखने लगते हैं। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, बहुत 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 बार पूछा जाता है। तो जब सीखने वाली सामग्री होती है, देखिए जटिल होगी अगर सीखने की सामग्री तो बच्चे सीखेंगे नहीं। ठीक है, अगर मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होगी, जो भी वो पढ़ रहे हैं अगर उनके ज्ञान से जुड़ी हुई, तो वो उसको सीखने में और बेहतर करेंगे और उनका इंटरेस्ट जगेगा। लेकिन अगर सीखने वाली सामग्री व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, असंगठित है, तो वो भी बिल्कुल सीखने में उनको मदद नहीं करेगी। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न हो। अब मान लीजिए कोई हिंदू धर्म से हो और हिंदू धर्म की जगह बातें हो रही हैं वो जो है मान लीजिए इस्लाम धर्म की, तो हिंदू धर्म वाला जो है इस्लाम धर्म की चीज़ों को, संस्कृति को नहीं जानता है, समझता है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं उसको समझने में कठिनाई होगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ तक जो है चीज़ें जो है 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर यहाँ तक आपको पेपर्स जो है सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो वहाँ पर पहुँचे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 10 लाइक्स आज का वीडियो का टारगेट है। धन्यवाद।